सो हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के मैराथन के साथ आज जुड़ रहे हैं और पॉलिटी के मैराथन की अगर बात करें तो ये हमारा पहला जो पार्ट है, ये मैराथन का हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। पॉलिटी का भी 2 क्लास कराया जाएगा एक आज एक परसों हम लोग करेंगे इसको। इन पूरे के पूरे मैराथन सीरीज में पॉलिटी वाले में आपको हर कुछ बोर्ड पे अवेलेबल दिखेगा। सारा का सारा नोट्स जो है वो पीपीटी फॉर्म में बोर्ड पे रहेगा। आपको बहुत तेजी में इसको लेकर चलना है, साथ साथ समझते हुए चलना है। पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा, वहां से आप जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। पॉइंट वाइज फॉर्म में हमने हर कुछ समझाया हुआ है। स्टार्टिंग जो है हमारा ये वाला पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में हो रहा है आपका एक्ट वाला पार्ट। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट जब हो जाएगा हिस्ट्री कल तो, और फिर यहाँ से आगे नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा। तो हम लोग इसके बाद सीधा पहुँचते हैं जो हमारा संविधान का निर्माण वाला पार्ट है वहाँ से। तो एम एन रॉय को तो हम लोग जान रहे हैं कि हाँ इनके द्वारा ये कहा गया था, बट एक इंपॉर्टेंट और नाम आपको मिलेगा एंड दैट इज बर्केनहेड। सो लॉर्ड बर्केनहेड जो सेक्रेटरी थे हमारे लिए उस समय जब साइमन कमीशन यहाँ पे आ रहा था, तो उनके द्वारा एक चैलेंज दिया गया क्योंकि हम साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पसंद का संविधान बनाओ लेकिन सबकी सहमति होनी चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं बर्केनहेड चैलेंज। हमारा पहला अटेम्प्ट जो था संविधान बनाने का, लेकिन ये चैलेंज के रिस्पॉन्स में भारत की तरफ से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आया नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू का। इसके जवाब में जिन्ना का 14 पॉइंट आ गया, तो हम लोग बेसिकली चैलेंज में फेल हो गए। तो वो लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़े, व्हाइट पेपर बना 1935, यानी अगला संविधान भारत का बन गया। लेकिन हमने फिर संविधान बनाने में हमारा रोल हो इसके लिए डिमांड शुरू कर दिया और 1934 में एम एन रॉय पहले इंसान बने डिमांड करने वाले। इसी साल स्वराज पार्टी भी डिमांड की थी, तो 34 में ही स्वराज पार्टी डिमांड की। 35 में आईएनसी ऑफिशियली डिमांड की फर्स्ट टाइम। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने एक डिक्लेरेशन दिया कि हमारा संविधान बनेगा हमारे संविधान सभा के द्वारा, जिसमें भारतीय होंगे और लोग चुनेंगे उनको। 40 में जाकर पहली बार ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आता है अगस्त ऑफर में, लेकिन ये एक वॉर के समय उनसे मदद लेने का बस एक ऑप्शन था। डोमिनियन स्टेटस की बात थी, रिजेक्ट कर दिया भारत ने। क्रिप्स मिशन में अगेन ये लोग कहे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो हम असेंबली बनाएंगे जिसमें इंडियंस होंगे, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया भारत ने क्योंकि गांधी जी ने कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, और मुस्लिम लीग कहा कि हमको एक दूसरा देश चाहिए। अब फाइनली वॉर खत्म होने के बाद क्लेमेंट एटले ने भेजा कैबिनेट मिशन भारत में। 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाए और उसी प्लान के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फाइनली स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 1946 में। और इसी प्लान के बेसिस पे इलेक्शंस हुए, इंटरिम गवर्नमेंट बना और फिर जाकर अलग अलग कमेटीज बनाई गई ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्शन हुआ था कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे, तो ये जो पोर्टफोलियो है आपका पूरा 14 का 14 मंत्रालय जो है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार बीपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग किसने होल्ड किया था इंटरिम गवर्नमेंट में। तो ये पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे फाइनेंस की बात करें लियाकत अली, होम सरदार पटेल, ये याद रहता है लोगों को। लॉ की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बी आर अम्बेडकर का ऑप्शन आएगा तो वो गलत होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें अगर जो पूछा गया था उसका क्या बोलते हैं उसको, राजेंद्र प्रसाद जी का, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हेल्थ, गजनफर अली खान, तो ये पूरा का पूरा आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिस्ट के साथ ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया संविधान बनाने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बना, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन को लेकर पॉइंट था जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। टोटल स्टूडेंट इसका 389 रखा गया था और भारत में 2 तरह का डिवीजन था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया से 296 सीटें दी जाएंगी, प्रिंसली स्टेट से 93। इनका इलेक्शन होगा, इनका नॉमिनेट करेगा राजा। आगे जाकर यही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 299 हो जाएगा भारत वाला, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रोविंस से और 70 प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर्टिकुलर बेसिस पे ही इलेक्शन होता है, जिसका आपने देखा अभी क्या, अभी आपने देखा कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, जिस इलेक्शन में 273 सीटें जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 15 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने, सॉरी 73, 208 सीट, 73 सीट्स मुस्लिम लीग और 15 सीट अदर्स ने जीता था, 208, 73 और 15। अब उसके बेसिस पे वो इंटरिम गवर्नमेंट बन गया।
अब इनका काम क्या था, सेशन बुलाएंगे संविधान बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में। 11 तारीख को जाकर, तीसरे दिन जाकर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। और 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, और वही आगे जाकर प्रीएम्बल बनता है। टोटल 11 सेशन हुआ था और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान पूरा तैयार हुआ था। ठीक है, यही आपको देखा, टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और जब कानून बनाने के लिए असेंबली मिलती थी तो उस समय जीवी मावलंकर उसके प्रेसाइड करते थे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, कुछ ऑफिस होल्डर्स और कुछ और कमिटीज की हम लोग जब बात करते हैं तो आपको देखिएगा प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, मैंने बताया असेंबली का, वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, एडवाइजर थे बी एन राव। ठीक है, उसके बाद कुछ और लोग थे, जैसे बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, सजाया था नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। लेकिन इन सारे में से जो कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। टोटल इसमें 7 मेंबर थे, 29 अगस्त 1947 को बना था, और इसी का काम था कि संविधान को कानून का एक रूप देना। इसके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या समझना है कि टोटल 141 दिन इनकी बैठक हुई। ठीक है, पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करने में 6 महीने से कम का समय लगाया गया था। के एम मुंशी जो थे वो इकलौते कांग्रेस मेंबर थे जो इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, तो के एम मुंशी इकलौते कांग्रेस मेंबर थे जो इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पे एक क्विक मेमोरी याद करने के लिए क्या है, अंबेडकर ड्राफ्टेड, राव एडवाइज, रायजादा रोट, बोस डेकोरेटेड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं इनैक्टमेंट और इसके बारे में बात करें अगर, हाँ ठीक है, इधर आते हैं इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट की, तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग फाइनली इसको अडॉप्ट और इनैक्ट कर लिए थे, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 से, चूंकि उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग मना रहे थे काफी समय से, 1930 से ही, आफ्टर द लाहौर सेशन। ठीक है, इस संविधान को बनाने के अलावा और क्या क्या किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो 1949 मई में कॉमनवेल्थ को रेटिफाई किया था, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, और उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति को भी इन्होंने चुना था। कुछ प्रोविजन 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, जैसे सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी प्रोविजंस, ये सब। बाकी 26 जनवरी को पूरा संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद भी ये डिसॉल्व नहीं हुआ जब तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, यहां पर जो हम लोग बात करते हैं आपको कमिटीज, टोटल 8 मेजर कमिटीज थी। इस पे क्वेश्चन पूछता है किसके कौन चेयरमैन थे, तो ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो हर मेंबर भी मालूम होना चाहिए, वो हमने देख लिया। बट यूनियन नाम से 2 कमेटी था, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक स्टेट नाम से था, तीनों के जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, और एक एडवाइजरी कमेटी बना था फंडामेंटल राइट्स का उसके, जिसके अंदर 5 सब कमेटीज थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी थे 2 कमेटी के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के, रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के। ठीक है, तो ये 8 मेजर कमेटीज का नाम याद आपको होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको सब कमेटीज दिया गया, जो 5 सब कमेटीज की हमने बात की थी। फंडामेंटल राइट्स वाले के जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज में एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न वाला गोपीनाथ बारदोलोई, एक्सक्लूडेड वाला एवी ठक्कर, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसमें अलग अलग मेंबर्स वैरी करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट 10 फैक्ट्स जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए संविधान के निर्माण वाले चैप्टर से, तो ओरिजिनल पायोनियर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो एम एन रॉय का डिमांड था सबसे पहला। असेंबली का नेचर कैसा था, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। एलिफेंट इसका मुहर था, इसको 2 काम दे दिया गया था, संविधान बनाने का भी और आपको कानून भी बनाने का। ये किस एक्ट से 2 काम मिला था, आप कमेंट करिएगा जरूर। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी। ठीक है,
लीगल आर्किटेक्ट BN राव एडवाइजर थे। ब्लूप्रिंट इंजन की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो इसको पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। आर्टिस्टिक यानी कि लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने। इन्फोर्समेंट 26 जनवरी को होता है, इनैक्टमेंट 26 नवंबर को होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हमने संविधान, भारत का जो संविधान है वो किन किन सोर्सेज से अलग अलग चीजों को लेकर आया है और उस पर क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। रटने वाला चीज है, लेकिन कुछ लॉजिकल गेसेस आप कर सकते हो। 60% से ज्यादा हम लोग जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं, और उनमें जो मेजर चीज आएगा वो बड़े बड़े हमारे प्रोविजंस होंगे, जैसे फेडरल स्कीम हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, जुडिशियरी का सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। तो ये जो हमारा भी बेसिक पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सबका सब कहां से लिया गया? 1935 से। ब्रिटेन से वो सारी चीजें ली गई जो जिनमें ज्यादातर पार्लियामेंट को थोड़ा ज्यादा पावर दिखाया जा रहा हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, ठीक है, फिर बाई कैमरलिज्म, ये सब पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हम लोग कहां से लिए? ब्रिटेन से। प्लस रूल ऑफ लॉ, सॉरी ये रूल ऑफ लॉ यहां से काट दीजिएगा, यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ लिख दीजिए। रूल ऑफ लॉ इज फ्रॉम जापान, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, ये सब ब्रिटेन से हमने लिया है। यूएस से वैसी चीजें जो आपके अधिकार या फिर जुडिशरी के पावर, तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका, और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये सब हमने कहां से लिया? प्लस प्रियम्बल, ये हमने सब यूएस से लिया है। इसके बाद आयरलैंड से 3 चीजें, तीनों इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कनाडा से हमने लिया है वैसा चीज जो सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर देता हो स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो उसकी बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। बचा हुआ यानी रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास, सेंटर में स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट करके भेजना, स्टेट्स में सेंटर गवर्नर का अपॉइंटमेंट करके सेंटर के द्वारा भेजना, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि एफआर सस्पेंड हो सकते हैं जब भी इमरजेंसी लगे तो। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस, जो 3 तरह का हमारा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसका आइडिया हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस से रिपब्लिक प्लस लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला पार्ट। साउथ अफ्रीका से संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन। और सॉरी उस टाइम मेरे से गलती हो गई थी, ये वाला जो है ना ये सही है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ दोनों इसी का एक एलिमेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये मेरे ध्यान से, मैं प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से कंफ्यूज हो गया था। रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों ही ये हम लोग ब्रिटेन ही लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, यहां से जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कौन सा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो क्या कहता है? प्रोसीजर लॉ कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कानून जब जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट वहां पर केवल उसकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को देखता है, कानून को नहीं देखता है। ये हमने जापान से लिया। ठीक है, और इसी का जो हम लोग ऑपोजिट देखते हैं वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो हम लोग यूएस से लिए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को शेड्यूल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन इस पे आपको हर साल एक रहता है कि कौन से शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए एक मेमोनिक दिया हुआ है आपको, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से शेड्यूल 1 टेरिटरीज और उसका एक्चुअल नाम है। ई से इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरीज, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा के सीट के एलोकेशन 4थे शेड्यूल में, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ऑफ से ओ से अदर ट्राइबल एरियाज जो 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर ओल्ड में एल, सॉरी टीयर्स ऑफ, एफ से फेडरल लिस्ट मतलब 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ओ, ओल्ड में ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर एल से लैंड रिफॉर्म्स वाले कानून जो 9th शेड्यूल में डाले जाते हैं, पहले अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। देन डी से डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन।
पी से पंचायती राज के सब्जेक्ट्स और एम से म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं 12 शेड्यूल्स। शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, ये चारों बाद में ऐड हुए हैं। ये पहले अमेंडमेंट एक्ट से, ये 52वें अमेंडमेंट एक्ट से, ये 73rd और ये 74th। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लास्ट में वैसे। अब आएगा पार्ट्स, तो किस पार्ट में क्या है, ये मैच द फॉलोइंग करके या ऐसे पूछ सकता है। तो पार्ट 1 में हमारे क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भी हमारे राज्य हैं उनकी टेरिटरीज और यूटीज हैं उनके बारे में बात की गई है, कैसे नया राज्य बन सकता है। ये हमारा 1 से 4 आर्टिकल में दिया हुआ है। देन पार्ट 2 सिटीजनशिप है 5 से 11। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट 12 से 35। पार्ट 4 डीपीएसपी 36 से 51। पार्ट 4 है 51A के अंदर दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 में पूरा यूनियन है, छठे में यूनियन है 52 से लेकर 151 तक। देन पार्ट 6 में हमारे पास राज्य हैं 152 से 237, जिसमें तीनों ऑर्गन्स देखते हैं हम लोग। पार्ट 7 हटा दिया गया, रिपील हो गया था ये। पार्ट 8 में हमारे यूटीज है 239 से 242। पार्ट 9 जो पंचायती राज जब ऐड हुआ है इसमें, तो 243 से 243O। 9A में म्यूनिसिपैलिटी 243P से 243ZG, और फिर 9B में 243ZH से ZT कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया हुआ है। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। 11 जो हमारा सेंटर स्टेट का रिलेशन समझाता है 245 से 63। 12 में हमारा दिया हुआ है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और सूट 264 से 300A तक, जिसमें 300A में दिया है राइट टू प्रॉपर्टी, ट्रांसफर हुआ था 44th अमेंडमेंट से। पार्ट 13 में 301 से 7 में जो हमारे क्या है ट्रेड कॉमर्स वगैरह वाला पार्ट। 14 में हमारा सर्विसेज, जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो और जो एग्जामिनेशन कराता है उसकी। 14A में हमारा ट्राइब्यूनल है, बाद में ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, स्पेशल कोर्ट्स इनको बोलते हैं। 15 में इलेक्शंस है, ठीक है, 324 से 329A तक। देन पार्ट 16 में हमारे पास क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज, जैसे SC/ST का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल, एंग्लो इंडियंस वाला प्रोविजन जो पहले हुआ करता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये सब इसी में आता है। ठीक है, देन पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351। 18 में इमरजेंसी 352 से 60। 19 मिसलेनियस है, जहाँ चीज़ें डिफाइन की गई हैं 361 से 367। 20 में अमेंडमेंट है 368, और 21-22 उतना रिलेवेंट नहीं है, इसमें टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन है, और लास्ट में शॉर्ट टाइटल है, जिसमें कि एक आर्टिकल याद कर लीजिए 393। हो सकता है आपसे पूछ दे कि हमारे संविधान को डिफाइन किस आर्टिकल में किया गया है, संविधान का नाम किस आर्टिकल में दिया है, तो 393 में लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हो गया हमारा सोर्सेज, शेड्यूल और पार्ट्स। अब संविधान को थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो किसी देश को गवर्न करता है, उस देश का सबसे सुप्रीम लॉ होता है, और कोई भी कानून उस देश का अगर उसको वैलिड रहना है तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा। इस पे हम लोग को फोकस करना है, जानते हैं किसके ऊपर, हम लोग को करना है ये कैटेगरी के ऊपर प्रीलिम्स के लिए। रिटेन अनरिटेन पहला कैटेगरी आ गया, लिखित और अलिखित। अब इसका मतलब होता नहीं है कि एक लिखा होगा एक नहीं लिखा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरिंग। अगर कोई भी देश के संविधान के लिए आप किसी किताब को ऐसे उठा के बोल सकते हैं कि ये इस देश का संविधान है, तो वो कहलाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब ये किताब मैंने उठाया तो मैं बता ही दूं कि हमारा बिहार ईयरबुक 2026 आ चुका है। ये बिहार का करंट अफेयर्स पूरे एक साल का 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, इसको जरूर आप पढ़ें। बहुत छोटा है किताब, मात्र आपको अगर मैं बताऊं 64-65 पेजेस में पूरा एक साल का बिहार क्रिस्प इंफॉर्मेशन और टू द पॉइंट डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम नहीं सर पॉलिटी में फ्री में पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ऐसे किसी किताब में कंपाइल हो गया सिंगल डॉक्यूमेंट में तो रिटन होगा, जैसे भारत सबसे ओल्डेस्ट एग्जांपल है यूएस। अनरिटन हो गया कि कंपाइल्ड नहीं है एक डॉक्यूमेंट में। अब ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, एक जो अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है, मतलब लिखा सब कुछ है बट एक जगह कंपाइलेशन नहीं था, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इजराइल में ऐसा ही संविधान है, इसको बोलते हैं कि रिटन बट एट वेरियस प्लेसेस। और दूसरा होता है पार्शियली अनरिटन, जैसे ब्रिटेन कुछ चीजें लिखी नहीं है कहीं फिर भी संविधान का वो पार्ट माना जाता है,
जैसे कि हम लोग बात करते हैं वहां पे बहुत सारे कन्वेंशन है, वो भी संविधान का पार्ट है, तो वो पार्शियली अनरिटन हो गया, दोनों ही अलिखित में आता है, अनरिटन में। अगला तो है रिजिड फ्लेक्सिबल, बहुत सिंपल, अगर किसी संविधान में चेंज करना बहुत मुश्किल है तो रिजिड है, जैसे यूएस। अगर किसी संविधान में चेंज करना बहुत आसान है तो फ्लेक्सिबल है, जैसे ब्रिटेन। हमारा देश एक बैलेंस बनाकर चलता है बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे एक नए राज्य का निर्माण करना है संविधान में, इसके लिए भी बदलाव होगा लेकिन काफी आसान तरीके से। और वही जब स्टेट का कोई पावर छीन कर यूनियन को देना है तो 7वें शेड्यूल में जब बदलाव होगा तो सिर्फ पार्लियामेंट उसको नहीं स्पेशल तरीके से पास करेगा, राज्य भी उसमें 50% राज्य का भी सहमति होना चाहिए। तो हम लोग एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। फेडरल यूनिटरी, अगर कोई संविधान के द्वारा पावर्स एक ही जगह पर केंद्रित किया जाए, यूनियन गवर्नमेंट दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे ब्रिटेन। और अगर संविधान पावर्स को डिवाइड कर देता है 2 या उससे ज्यादा यूनिट्स में तो वो कहलाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार, ये पावर संविधान ही डिफाइन किया है। उसके बाद इनैक्टेड और इवॉल्व। इनैक्टेड किसको बोलते हैं, जो संविधान को बनाकर किसी देश से लागू किया गया है, और जैसे भारत हो गया। और इवॉल्व हम लोग बोलते हैं जैसे ब्रिटेन, धीरे धीरे ये इवॉल्व होते रहता है समय समय से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ, ये कहलाता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद कुछ जो हमारे गवर्नमेंट्स के टाइप होते हैं उसके सिस्टम्स को हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे पहला जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारा विधायिका है और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है, इसके बीच का जो रिश्ता है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम्स को, डेमोक्रेसीज को 2 पार्ट में बांट देते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर किसी देश का गवर्नमेंट वहां के पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर से निकलकर बनाया जाए तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव इज डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेचर और वहां पे रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा, जैसे इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा। और अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन दोनों अलग है एक दूसरे से और अलग अलग टर्म के लिए चुने जाते हैं तो वो कहलाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे यूएसए। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है हमारे पास कि एग्जीक्यूटिव इज बीइंग डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेचर, जैसे हमारे यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, मंत्री परिषद, वो लोकसभा राज्यसभा के बीच में से निकाल के हम लोग बनाते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा इज लेजिस्लेचर, सरकार जो है वो एग्जीक्यूटिव, वहां से निकला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ही बनेगा कि पूछेगा इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है, इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो हम यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री में 2 एग्जीक्यूटिव रहेंगे, रियल और नॉमिनल, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और वहां पे एक रहता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। अकाउंटेबिलिटी हमारे सिस्टम में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, चूंकि वहीं से डिराइव हुआ है। प्रेसिडेंशियल में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मेंबरशिप की बात करें तो जो 2 हाउसेज अगर हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री, सॉरी 2 हाउसेज कह रहे हैं, 2 ऑर्गन जब की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो मेंबर है वो 2 ऑर्गन का मेंबर सेम आदमी हो सकता है। जैसे एक मेंबर ऑफ लोकसभा जो होगा वही मंत्री भी बनेगा, तो लोकसभा का मेंबर भी है तो लेजिस्लेचर का मेंबर, मंत्री बन गया तो एग्जीक्यूटिव का मेंबर, तो डबल मेंबरशिप। जबकि वहां पर एक ही किसी ऑर्गन के आप मेंबर हो सकते हैं, सिंगल मेंबरशिप। हेड ऑफ स्टेट तो हमने देख लिया। इसके बाद टर्म, यहाँ पर टर्म फिक्स नहीं है, ये मेजोरिटी बेस्ड होता है, इसलिए कभी भी बीच में डिसॉल्व भी हो सकता है। और वहां पे लेकिन हम लोग देखेंगे तो 4 साल का फिक्स टर्म होता है प्रेसिडेंट का। पावर का सेपरेशन यहाँ नहीं, यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करता है वही आदमी एग्जीक्यूशन का भी काम कर रहा है, तो फ्यूजन ऑफ पावर। जबकि यूएस में आपको क्या दिखेगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये फीचर्स को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। फिर मेरिट्स डिमेरिट्स पूछ सकता है पार्लियामेंट्री से, हालांकि थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, बट आप इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है ऐसे पूछ दे स्टेटमेंट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और कोई ऑप्शन दे देता है तो ध्यान दीजिएगा। मेरिट में हार्मनी रहेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन। डिमेरिट में हो जाएगा कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, जो कभी भी सरकार गिर सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं होती है पॉलिसी की, और कैबिनेट चाहे तो डिक्टेटरशिप दिखा सकता है। ठीक है, इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पॉइंट्स यहाँ पे दिया, स्टेबल होगा, मेरिट रहेगा। अब इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, हम लोग फैमिलियर थे,
रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट बचा सके, और हमारा वाइड जो रिप्रेजेंटेशन है चूंकि डाइवर्स सोसाइटी ये भी इंश्योर हो सके। ठीक, ये हमारा पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल हुआ। अगला जो कैटेगराइजेशन होता है, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया भी, कि पावर्स के डिवीजन को लेकर, अगर पावर का डिवीजन हो रहा है तो फेडरल होता है, अगर नहीं हो रहा है तो यूनिटरी होता है। हम लोग क्या होंगे, ये सारा कुछ समझ लेंगे। तो फेडरल मतलब पावर का डिवीजन, यूनिटरी मतलब पावर का डिवीजन नहीं होगा, और क्वाज़ी फेडरल उसको बोलते हैं जहां पावर का डिवीजन तो हो रहा है लेकिन ये बराबर डिवीजन नहीं रहा, ये एक ऑर्गन यानी जनरली केंद्र को ज्यादा पावर मिलता है। इंडिया इसी का एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर कैसे पता चल रहा है कि हम लोग फेडरल कंट्री हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए जो भी, उसको अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन दो तरह से आएगा, एक पूछेगा फेडरल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स। अब इसमें फेडरल फीचर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया भर में वो सब आ जाएंगे, लेकिन एक पूछेगा फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग हो जाएगा दोनों, चूंकि भारत के संविधान में सारे फेडरल फीचर्स नहीं मौजूद हैं जो यूएस में हो सकता है, जो यूएस ए कंप्लीटली फेडरल कंट्री। तो आपको ध्यान से पढ़िएगा। पहला हमने कॉलम देखा भारत के संविधान के फेडरल फीचर। अब सिंपल है, आप देखते चलिए, डुअल पॉलिटी, दो सरकारें हैं, संविधान लिखित है, पावर का डिवीजन सातों शेड्यूल कर चुका है लिस्ट बनाकर, संविधान की सुप्रीमेसी है कि ताकि कोई भी और जो यूनिट है वो अपना पावर अपने फेवर में ना ले जाए, अब्यूज ना करे। संविधान में रिजिडिटी दिखती है जब बात आती है सेंट्रल स्टेट के पावर के डिवीजन की, वो संविधान के प्रोविजन काफी मुश्किल से चेंज होते हैं। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, किसी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है इन यूनिट्स के बीच में तो उसको ठीक से देख सके बिना किसी के दबाव में। और बाइकैमरलिज्म इसलिए चूंकि हमारे यहाँ जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें किसका रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फेडरल फीचर जो भारत के संविधान में पाए गए हैं। इसको एक बार देखिए ठीक से, 2 मिनट। अब इसके बाद जो फेडरल फीचर्स हमारे यहां नहीं है, तो इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा, जो इसके पहले वाला स्लाइड था और जो ये स्लाइड है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कॉमन एक हेडिंग आ जाएगा, फेडरल फीचर्स। अब इसमें क्या तोड़ना है, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला स्लाइड, फेडरल फीचर्स नॉट फाउंड इन इंडिया दूसरा स्लाइड। लेकिन दोनों फेडरल फीचर्स हैं। डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ नहीं है, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राज्यों का बराबर रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा में राज्यों से सीट्स मिलती है। जुडिशरी सेपरेट है क्या, डुअल है क्या, नहीं, इंटीग्रेटेड है। स्टेट्स हमारे यहाँ इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब सॉरी नहीं है, यानी कि हम लोग चाहें तो राज्यों का एग्जिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें बिहार से झारखंड बन गया। उसके बाद जबकि यूएस में क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, वहां पे राज्यों का ऐसा जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में यूनियन के द्वारा नहीं भेजा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा। और साथ ही साथ एक और चीज, रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर जो है वो राज्यों के पास रहता है, यानी कि जो पावर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है संविधान में, ये किसके पास रहेगा बाय डिफॉल्ट, राज्यों के पास। ठीक है, हमारे यहाँ पे केंद्र के पास, इसलिए ये सारे फीचर्स भारत में नहीं दिखते हैं बट हैं फेडरल फीचर्स। अब हम लोग भारत को इसलिए क्वाज़ी फेडरल बोलते हैं बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनकॉर्पोरेटेड वेरियस यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो। एक तो सारा फेडरल फीचर नहीं है, फिर बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसीलिए हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। और इसी क्वासी फेडरल के एग्जाम्पल के लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सा यूनिटरी फीचर हमारे यहाँ पे है। केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, रेसिडुअरी पावर भी उसी को मिला है, इमरजेंसी लगाकर वो चेंज कर सकता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही, सेंट्रल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ मामलों में जैसे रेलवेज वगैरह का डायरेक्शन को लेकर, संविधान सिंगल है, सिटीजनशिप सिंगल है, ऑल इंडिया सर्विसेज आता है, और संविधान और पार्लियामेंट के पास कहीं ना कहीं जब बात करते हैं हम लोग अमेंडमेंट की, तो उस केस में पार्लियामेंट के पास काफी ज्यादा पावर दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग रेफरेंस दिया गया है हमारे फेडरेशन को समझाने के लिए।
जिसमें सबसे फेमस क्वासी फेडरल केसी वियरे का है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको फेडरेशन को लेकर भारत के यूज किया था, पूछ देगा ये किसने कहा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ गवर्नमेंट के टाइप्स और उसके मीनिंग को। सिर्फ मीनिंग जानिएगा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओलिगार्की किसको बोलते हैं? जब कोई भी जैसा जगह जो कुछ स्मॉल एलिट ग्रुप के द्वारा ही, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया जाता हो, और वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन हो सकते हैं? उनकी वेल्थ, मिलिट्री, ये सब स्टेटस हो सकता है। टोटलिटेरियन होता है जहां पर स्टेट का कोई लिमिट नहीं होगा, कोई भी तरह का लिमिट वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया। अथॉरिटेरियन होता है जहां पे जो रूल्स होते हैं उसका स्ट्रिक्ट ओबीडियंस होता है, आपके पर्सनल फ्रीडम से ज्यादा जरूरी वहां पे स्टेट के जो नियम है उसको दिया जाएगा तवज्जो, जैसे चाइना। मेजोरिटेरियन कहलाता है जहां पर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है उसके पास इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स रहते हैं, मेन रोल रहता है, वो हल्का है मेजोरिटेरियन, जैसे श्रीलंका। मोनार्की वैसा गवर्नमेंट जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो किसी फैमिली से ही आएगा, उसका इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन। रिपब्लिक हम लोग जानते हैं भारत, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है। प्लूरलिज्म होता है जहाँ पर पावर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और फिर डेमोक्रेसी जहाँ पे पावर जो है वो भारत, मतलब पावर जो है वो लोगों के नाम पर रहता है, लोगों को मिलता है, और वो ये पावर या तो डायरेक्टली यूज करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्टली यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स आपको थे जो जानना था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमारा डायमेंशन है प्रियम्बल। प्रियम्बल के लिए अभी थोड़ा पहले हम लोग चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के टाइम पे आपको बताया कि 13 दिसंबर को जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया तो वही आगे जाकर भारत का प्रस्तावना या प्रियम्बल, उसको हम लोग बोलते हैं, बना। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट है। अब आपको करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स मालूम होने चाहिए। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओरिजिनल संविधान में सिर्फ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था, बीच में 2 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट और सेक्युलर, 42nd अमेंडमेंट से। और ये फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया वो हो गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें जस्टिस 3 तरह का दिलाना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह का, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी ऐसे दिलाना है ताकि लोगों का डिग्निटी इंश्योर हो सके और साथ ही साथ देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी। ये आपको याद रखना है। और डेट इसमें मेंशन है 26 नवंबर 1949। कुछ और पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ओरिजिन अगर देखें बैकग्राउंड तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अलग अलग लोगों ने प्रियम्बल को लेकर कुछ टर्म्स दिए, इस पे क्वेश्चन बनने का 100% चांस। पूछता है किसने प्रियम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन ए पालखी वाला। की नोट किसने कहा था, हॉरोस्कोप किसने कहा था, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक अबाउट प्रियम्बल। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कोर्ट में इसको लेके नहीं जा सकते। ये संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था। ठीक है, इसके बाद पावर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। ये किसी भी तरह का ना पावर दे रहा है स्टेट को, ना कोई पावर छीन रहा है स्टेट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज के बारे में बात होना चाहिए। फिर यूटिलिटी की बात करें तो जैसे कोई भी तरह का अगर एम्बिगुअस, यानी कि जिसकी ऐसा प्रोविजन है जिसका पर्पस क्लियर नहीं है, ऐसे प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अमेंडेबिलिटी अमेंडमेंट हो सकता है, एक बार हुआ भी है 42nd अमेंडमेंट से। 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी पार्ट प्रियम्बल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, जैसे सेकुलर वर्ड, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, जो कि इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट 5 फायदे जो हमारे प्रियम्बल से हमको मिलते हैं। सबसे पहला, पावर का सोर्स, कि भारत के लोक संविधान का पावर का सोर्स है, ये प्रियम्बल बतला रहा है। वी द पीपल से स्टार्ट होता है। भारत किस तरह का देश है ये भी बताता है प्रियम्बल, जैसे भारत सोवरेन है, भारत सेकुलर है, सोशलिस्ट है, ये सब। संविधान के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी।
कानून चूंकि संविधान चूंकि एक कानून है तो उसका डेट जाना बहुत जरूरी है इनैक्टमेंट का, और वो है 26 नवंबर, उसे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है पूरे संविधान में। और वही इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होता है जब अगर कोई भी प्रोविजन क्लियर नहीं है तो। अब टर्म्स का मतलब जान लेना है आपको फटाफट। सॉवरेन मतलब सबसे सुप्रीम पावर, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा, ये कहलाता है सॉवरेन। और अब सॉवरेन है तो आप अपने देश के डिसीजंस एक्सटर्नल या इंटरनल खुद ले सकते हैं, आप इसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, टेरिटरी किसी को दे सकते हैं, सब कुछ। सोर्सेज का मतलब होता है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये एक बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पे। किस पे बात करता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, कि अब सो स्टेट और प्राइवेट कंपनी यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे और डेमोक्रेटिक मींस के द्वारा वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश किया जाएगा। वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट कल्याणकारी रोल निभाएगा, लेकिन अकेला स्टेट नहीं, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर सारे रिसोर्सेज को यूज करके देश का ये करेंगे, चलाएंगे। सेकुलर कहता है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। हमारे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जैसा यहाँ पे स्टेट और रिलीजन के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन भी नहीं है। फ्यूजन ऑफ रिलीजन पे हम लोग बेस्ड है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हर धर्म को बराबर ट्रीट और प्रमोट करना, रिलीजियस राइट्स देना, ये कहलाता है। डेमोक्रेटिक हो गया सिंपल, कि पावर जो है वो लोगों के पास रहेगा, और ये पावर वो हमारे देश की बात करें तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक्सरसाइज करवाते हैं। और रिपब्लिक जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता हो, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता, वो कहलाता है रिपब्लिक। ठीक है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब समझिएगा ध्यान से, दो कंपोनेंट्स। पहला जो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जस्टिस होती है उसका एब्सेंस, और साथ ही साथ जो लोग ऐसे डिप्राइव्ड हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, तो ये जस्टिस हुआ। तीन तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हम लोग दिलाने की बात कर रहे हैं। लिबर्टी कहलाता है कि आपके ऊपर कोई तरह का रिस्ट्रेंट नहीं होगा और आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए फ्री रहेंगे, ये कहलाता है लिबर्टी। इक्वालिटी कहलाता है किसी के भी फेवर में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगा, हर आदमी बराबर ट्रीट किया जाएगा और बिना कोई भेदभाव के। ये हम लोग भारत में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, दो तरह का इक्वालिटी का बात कर रहे हैं प्रियम्बल के थ्रू। और फ्रेटर्निटी कहता है कॉमन ब्रदरहुड का प्रमोशन। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम लोग बोले दो तरह का डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पॉसिबल भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत आबादी है, तो इतना ज्यादा आबादी जब हमारे देश में रहेगा तो उस केस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टूल्स इसके होते हैं उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और लोग इतने ज्यादा पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं। तो हम लोग स्विट्जरलैंड जैसे देश में देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, तो वहां पे कुछ टूल्स यूज होते हैं, वो जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब होता है जब आप कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैटर पे वहां के सारे लोगों का ओपिनियन लेते हैं, जैसे कोई पॉलिसी है उस पर लेना ओपिनियन, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। इनिशिएटिव होता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल, कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप, जो वर्ग है, वो कोई भी पॉलिसी का इनिशिएशन कर सकता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम लोग चाहें तो नहीं कोई पॉलिसी इनिशिएट कर पाएंगे, हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर सकते हैं। रिकॉल होता है बीच समय में किसी को वापस बुला लेना, ये भी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, एक बार इलेक्ट हो गए तो रहते हैं। अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी ने इसी राइट टू रिकॉल का ही बात किया था। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। और प्लेबिसाइट हो गया जब बेसिकली हम लोग, रेफरेंडम का एक टाइप है, लेकिन बेसिकली जब कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए वोटिंग कराई जाती है लोगों से, तो वो कहलाता है जनमत संग्रह। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं। आपको बताना है भारत में अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है भी तो वो किस एलिमेंट में दिखता है। अगर हम बोले कि हाँ एक केस है जहां भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है, तो वो किस एलिमेंट के रूप में दिखता है? कमेंट करेंगे सब लोग जवाब। अब एक डायमेंशन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रियम्बल को लेकर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे पहली बार जब बात बेरूबारी केस में गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके स्टेटस को लेकर कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है, ये केवल एक समरी है, क्रक्स है, तो कहा पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट खुद प्रियम्बल रेफर कर रहा था एफआर और डीपीएसपी के रिश्ते को समझाने के लिए,
तो उसने कहा कि नहीं, ये बाकी भागों जैसा ये भी पार्ट है, और जब पार्ट होगा तो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। इसीलिए इसके बाद आपको 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड हुए, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी हाल ही में नवंबर 2024 में जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड का डिस्कशन चल रहा था, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहा यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कुछ रिवीजन पॉइंट्स है प्रियम्बल का जो हमने पढ़ा, अभी देख लीजिए इसको एक बार जल्दी से। आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा, सोर्स है, नेचर ऑफ स्टेट है, ओरिजिन है, अमेंडमेंट हिस्ट्री है, लीगल स्टेटस है। जो हमने अभी पढ़ा है वही चीज सारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कुछ रोल्स प्रियम्बल के को लेकर अगर हम देखें तो जो संविधान लिखे थे वही इसको भी लिखेंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डेकोरेट बेवर राम मनोहर सिन्हा ने किया। किसके आर्टिस्टिक सुपरविजन में ये पूरा काम हुआ है, तो नंदलाल बोस। और हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया है वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया है, वसंत कृष्ण वैद्य ने। तो ये हमारा प्रियम्बल चैप्टर जो था वो हुआ। अब हम लोगों को पार्ट 1 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी उसको देखेंगे। फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप वाला पार्ट भी हम लोग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा माइनर फॉर्म में हम लोग उसको देखेंगे। ये चारों आर्टिकल को ध्यान से देखते हैं। सो आर्टिकल 1 जहां पे यूनियन एंड टेरिटरी की शुरुआत होती है वो कहता है भारत को, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या मतलब है आर्टिकल 1 से, 4 पॉइंट जान लीजिए बस। पहला, भारत का 2 नाम, मतलब हमारे कंट्री का 2 नाम संविधान रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया और भारत, दोनों कोई भी इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। दूसरा, कि हमारे यहाँ पर यूनियन और फेडरेशन वर्ड कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, फेडरेशन वर्ड है ही नहीं मेंशन। अब इसको जस्टिफाई करते हुए B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि हमारा फेडरेशन अग्रीमेंट के कारण नहीं बना है जो कि राज्यों के बीच में, और इसीलिए कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, इसलिए हमने डेलिबरेटली यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज किया है। तीसरा, कि जब हम बात करेंगे कोई भी तरह के, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम जब इंडियन यूनियन बोलेंगे या यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो उसमें केवल 28 राज्य आएंगे। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग यूनियन ऑफ इंडिया इट विल इंक्लूड द 28 स्टेट्स, यूटीज इसमें नहीं आते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया तो उसमें स्टेट्स आएंगे, यूटीज आएगी, प्लस और भी कोई टेरिटरी जो अक्वायर किया जाएगा वो सब आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझना था विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 और 3 जो है वो राज्य के फॉर्मेशन चेंजेस से रिलेटेड है, बट अंतर कहां पे है। आर्टिकल 2 कोई भी बाहर की टेरिटरीज से जब रिलेटेड हो और हम लोग उसको ऐड करना चाह रहे हो तो आर्टिकल 2 मतलब भारत का भी पार्ट वो नहीं था। और आर्टिकल 3 है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कोई तरह का बदलाव कर रहे हैं तो वो करना आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। तो आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि आप जिन शर्तों पर चाहें आप कोई भी टेरिटरी को ऐड करके भारत में रख सकते हैं, और वो आप स्टेट बनाए, यूटी बनाए, वो सब आपको पूरा फ्रीडम रहेगा। तो जैसे हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत हमने की थी दादरा नगर हवेली, फिर गोवा, दमन दीव, ये सब हमने क्या किया है, बाहर से ऐड किया है। आर्टिकल 2 के अंदर ये होता है। वही जब बात करेंगे नए राज्यों की हम लोग, तो झारखंड भी एक नया राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक नया राज्य है, लेकिन वो आर्टिकल 3 में हुआ है जो कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ बदलाव करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 में ये मेजर अंतर है। 3 में कुछ प्रोसीजर है, उसको भी हम अभी थोड़ी देर में समझाते हैं। आर्टिकल 4 बहुत सिंपल कहता है, कोई भी चीज जो आर्टिकल 2 और 3 में किया जा रहा है ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। कहा नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान का संशोधन 368 में लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368 एंड दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल प्रोसीजर।
whereas all these things are done through simple majority of parliament या ordinary legislative process of parliament। ये क्लैरिफिकेशन आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा ध्यान से कि आखिर किस तरह से ये स्टेट्स रिऑर्गेनाइज की जाती है आर्टिकल 3 के अंदर। जैसे मान लीजिए अभी के समय में बिहार से सपोज क्या बनाना है, अगर मिथिलांचल एक राज्य बनाना है, तरीका क्या है? इस तरह का जो प्रोविजन होगा उसके लिए एक बिल जो होता है, ठीक है, विधि जो बोलते हैं लोग, वो बिल लाना पड़ेगा, विधेयक। और बिल लाने के लिए बहुत बड़ा सवाल ये है कि बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, तभी ये पार्लियामेंट में आएगा। और बिल पार्लियामेंट में आएगा, राज्य में नहीं। राज्य अगर चाहता है कोई नया राज्य बनाना अपने यहाँ से, जनरली स्टेट्स तो चाहते नहीं, मान लीजिए नाम ही बदलना है, तो वो अपने यहाँ पर पहले एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। वो जरूरी भी नहीं है कि करना है, एज अ सिंबॉलिक कि हाँ पार्लियामेंट की नज़र में जाए, केंद्र इसको देखे। जैसे केरलम, तो केरला ने पहले प्रस्ताव पास किया लेकिन ये मत समझिएगा कि ये नियम है। केरला भले ही प्रस्ताव पास किया था लेकिन ये नियम नहीं है। नियम बस यही है कि बिल आएगा पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से आएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे ना, बिल को राज्यों के पास भेज देंगे जो राज्य जुड़ा हुआ है इससे। जैसे बिहार से मिथिलांचल बनाना था तो बिहार विधानसभा में क्या आ जाएगा, बिहार विधानमंडल में वो बिल का एक कॉपी आ जाएगा। क्यों? समय फिक्स करते हुए ओपिनियन जानने के लिए। जैसे 6 महीना का समय दिया कि 6 महीने में आप अपना ओपिनियन बताओ। ये लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ओपिनियन इज ओनली एन औपचारिकता, ये बाइंडिंग नहीं होता है। या समय बीत गया, वो ओपिनियन नहीं दिए, तो ये नहीं कि सरकार पार्लियामेंट रुकी रहेगी। टाइम दिया था, टाइम चाहे तो बढ़ा भी सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन जब टाइम खत्म हो गया तो अब उसके बाद पार्लियामेंट उस बिल को लेकर आगे बढ़ेगा। स्टेट का क्या ओपिनियन था ये उन पे बाइंडिंग नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट वो बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया तो जो भी बदलाव था वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी कारण से, चूंकि स्टेट्स का रोल नहीं है सिग्निफिकेंट यहाँ पर, इसी कारण से भारत को बोलते हैं इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब यूनियन के एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं है, बट राज्य के एग्जिस्टेंस को खतरा है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, तेलंगाना जो बना तो आंध्र प्रदेश नहीं चाहता था कि बने, लेकिन चूंकि बाइंडिंग नहीं है तो पार्लियामेंट बना दिया। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर था आर्टिकल 3 का, ध्यान दीजिए। अब इसी चैप्टर में एक डायमेंशन और बना के जो पूछता है बीपीएससी, वो कि स्टेट्स का इवोल्यूशन। जैसे अभी आज हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या शुरू से ऐसा था? नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे देश में 4 कैटेगरी के राज्य बन गए थे, ए बी सी डी ये वाला। और ये पूरा का पूरा ब्रिटिश जो रिऑर्गेनाइजेशन था उसके बेसिस पे ही था। इसलिए था क्योंकि डिमांड आ रहा था लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने का। और जो कमीशंस बनाया, एसके धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, ये दोनों के दोनों इस बात को रिजेक्ट कर दिए। तो संविधान लागू हुआ तो टेम्पररी वो स्टेटस के साथ शुरू हो गया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आएगा 1953 में आंध्रा से। चूंकि 56 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद वहां पर एक लीडर, सॉरी आंध्रा नहीं, यहाँ पे इसको मद्रास समझिए, आंध्रा उसके बाद बना। तो पोती श्रीरामुलु जो है वो 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे गए और उनकी मृत्यु हो गई। किस चीज के डिमांड के लिए? कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को आंध्रा बनाओ नया राज्य। अब डेथ हुआ तो सरकार फोर्स हो गई, सरकार ने बना दिया आंध्रा। अब जैसे सरकार आंध्रा बनाएगी तो बाकी जगह से डिमांड तो आना ही है, तो सरकार खुद ही क्या की, कमीशन बना दी, एक फजल अली कमीशन या स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कि आप लैंग्वेज के ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन दो कैसे हम लोग इसको रिऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये वैसे भी कॉलोनियल माइंडसेट दिखला रहा है। तो इसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट करते हुए कुछ और पैरामीटर्स भी बता दिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गया, प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ये सारा कुछ। अब उसके बेसिस पे क्या हुआ, अब 1956 में 1956 में 14 राज्य और 6 यूटीज का स्थापना हुआ। 14 राज्य और 6 यूटीज, फिर धीरे धीरे अलग अलग नए राज्य हमारे आए। जैसे 1960 में गुजरात, बॉम्बे से अलग हो गया महाराष्ट्र और गुजरात।
63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा पंजाब से अलग होके, 71 में हिमाचल प्रदेश, ये भी पंजाब से अलग होके, पहले यूटी था फिर स्टेट बना। 72 में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा यूटी से स्टेट बन गए, मेघालय एक नया राज्य बन गया। फिर हम लोग बाहर से सिक्किम को ऐड करते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। 87 में जो 3 यूटीज थे, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल, वो स्टेट बन गए। 2000 में बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तराखंड और एमपी से छत्तीसगढ़ बना, और 2014 में तेलंगाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में 19 और 20 में 2 साल हम लोग देखेंगे तो कुछ और चेंज हुआ है। 19 में तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट से 2 यूटी में बन गया, कन्वर्ट हो गया, और 2020 में 2 यूटी मर्ज हो गए हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। तो 8 यूटीज और 28 राज्य का ये जर्नी है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देता है, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, ऑर्डर पता होना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे जो सबसे मेजर चैप्टर हमारा है पॉलिटी में, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट्स वाला स्लाइड एक बार देखिए कि कितने कैटेगरी के राइट्स हमारे यहाँ प्रोवाइड, जनरली कोई भी जगह पे अगर आप बात करेंगे तो कितने तरह के राइट्स यानी अधिकार जो हैं वो लोगों को मिल सकते हैं। तो उसमें आता है नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नेचुरल राइट्स किसको बोलते हैं? नेचुरल राइट्स बोलते हैं कि जो वैसे इनहेरेंट राइट्स हैं जो ह्यूमन नेचर से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब ना ये किसी कानून पे डिपेंडेंट है ना किसी कस्टम पे डिपेंडेंट है, ये आपको नेचर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई कानून की जरूरत है क्या? नेचुरल राइट। ह्यूमन राइट्स ये जनरली वैसे लोगों को दिया जाएगा जो ह्यूमन बीइंग है और नेचर का पार्ट के रूप में मिल रहा है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसका प्रोटेक्शन जो है इंटरनेशनली देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनली प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अब इसके थ्रू क्या होता है, पूरे देश दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है। देन वी हैव लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होता है? जब कोई भी पर्टिकुलर कानून के रूप में अधिकार किसी को दिया जाए तो वो कहलाता है लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स। जैसे मान लीजिए आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा हुआ है कि कोई भी तरह का ऑफेंस होता है आपके अगेंस्ट तो यू हैव द राइट टू फाइल एफआईआर, और अब 0 एफआईआर भी। तो अब कानून में लिखा है तो ये लीगल राइट है। अब जैसे मान लीजिए आप गए पुलिस में एफआईआर फाइल करने के लिए, वो मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे हम फाइल, तो आपका अधिकार था, वायलेट हुआ। नाउ यू हैव अ रेमेडी लाइंग इन द कोर्ट। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में इसका उपचार आपका हो सकता है, रेमेडी मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते थे इन दोनों केस में, अगर कानून नहीं है तो रेमेडी का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। और वही चीज जब आपके देश के सबसे सुप्रीम कानून में कोई अधिकार का जिक्र कर दिया जाए, यानी संविधान में ही दे दिया जाए, तो क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और हमारे देश में इसको कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट में, एक फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स कुछ और जो पार्ट 3 के बाहर है। क्योंकि ये संविधान में दिए गए हैं तो इनका जब उल्लंघन होगा तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे डायरेक्ट जाने का ऑप्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर क्या चीज का वायलेशन हो जाए? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में कैसे इवॉल्व होकर आता है, हम लोग एक बार उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपको 1215 में एक डॉक्यूमेंट जो है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, ये केवल अधिकारों से रिलेटेड है। और ये जो डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, ये सिंपल कहता है कि इसमें कुछ जो हमारे नोबल मेंस थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, नोबल मेंस को कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे राजा के पावर, एब्सोल्यूट पावर से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अधिकार दिया गया था। तो पहली बार अधिकारों का जिक्र हुआ था मैग्ना कार्टा में, इसीलिए राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से हमारे फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 फ्रांस में एक दस्तावेज आएगा और उसमें लिखा रहता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया, ये भी अधिकारों से रिलेटेड है। 1791 में एक लैंडमार्क मोमेंट आएगा, क्योंकि जो हमारा एफआई जिससे इंस्पायर हुआ है, दैट इज बिल ऑफ राइट्स, वो यूएसए लेकर आ गया 1791।
अब जब हम लोग आते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में अधिकार से रिलेटेड बात करने की, तो 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, बाल गंगाधर तिलक का फेमस स्लोगन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार वर्ड का रेफरेंस आया 1895 भारत में। इसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने डिमांड किया कि जैसा लोगों को अधिकार कॉलोनियल मतलब जो हमको कॉलोनी बना के रखा हुआ है उन लोगों को जो अधिकार मिला वही हम लोग को भी मिलना चाहिए। 1928 थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था नेहरू रिपोर्ट, वो नेहरू रिपोर्ट में हमने एफआर का जिक्र किया था। 1931 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी कि फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन किस सेशन में पास हुआ था, कराची सेशन ऑफ 1931। और 1945 में क्या चेंज मिला कि एक कमेटी बनी तेज बहादुर सप्रू की और उनको अधिकारों से रिलेटेड कहा रिकमेंडेशन देने के लिए। सप्रू कमेटी ने क्या किया, सप्रू कमेटी ने कहा राइट्स को दो कैटेगरी में बांट दो, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, और वही जस्टिसिएबल राइट्स आगे जाकर क्या बन गए, फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम लोग को 6 तरह का कैटेगरी आपको दिखेगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ये 6 कैटेगरी को याद करना है कि किस आर्टिकल से कौन सा रेंज तक है। तो आपको ये सिंपल सा है इसमें फंडा कि आप एज मान लीजिए, इन आर्टिकल्स को एज मान लीजिए, इन नंबर्स को। तो 14 साल का उम्र होता है, हम लोग 10वीं पास करते हैं, तो हम लोग को चाहिए होता है इक्वालिटी, बराबरी। किसके साथ, तो हमारे जो सीनियर सिबलिंग्स रहे हैं कि वो लोग बाहर गए थे पढ़ने, उन लोगों को बाइक खरीद दिया गया था 10वीं के बाद, हमको भी चाहिए। तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम 14 टू 18, 5 साल तक, 5 आर्टिकल 14 से 18। अब आपको इक्वालिटी तो मिल गई। अब क्या है, 18 साल के बाद आप एक्चुअली में एडल्ट होते हैं। तो अब आपको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे घूमना, अकेले हमको जाना है, तो फ्रीडम चाहिए। और इसलिए अधिकतर लोग क्या एडमिशन उसी टाइम पे लेते हैं कॉलेज में, और कॉलेज में क्या पूरा का फ्रीडम एंजॉय करते हैं 19 से 22। अब कोई भी मान लीजिए कॉलेज में सिर्फ मस्ती किया तो लास्ट ईयर में नौकरी तो लगने वाला नहीं, तब इनको होता है दिक्कत। तो ये कोई पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं कोई स्टार्टअप को, तो स्टार्टअप को ज्वाइन करिएगा तो आपके खिलाफ होगा एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 और 24 2 साल आपका होगा एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है 23 और 24 आर्टिकल। जैसे आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, जब भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी के साथ गलत कुछ होता है, तो वो लोग को याद आता है भगवान का। तो धर्म की तरफ आपका अब निष्ठा बढ़ेगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, 3-4 साल आप खूब धार्मिक बनने का कोशिश भी करते हैं। उसका वजह यह भी है कि आपको धार्मिक नहीं बनिएगा, आप स्टेबल नहीं होइएगा, तो आपका ब्याह शादी नहीं होगा। और वही 29 और 30 में, इसीलिए हर आदमी इस एज ग्रुप में चाहता है 29-30 में कि हम मैन ऑफ कल्चर बन जाए, एजुकेटेड रहें, ताकि हमारा शादी हो सके। तो 29 और 30 पहले यही शादी के समय 31 में आप राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब कि आप दहेज लेते थे, हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट से, हटा दिया गया, नहीं ले। लेकिन अगर कोई दहेज लेता था या अभी लेता है, तो आपको मालूम है कि ये कभी भी ये फूट सकता है, ये बबल, और आपको कोर्ट में खींचा जा सकता है। तो 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये 6 कैटेगरी के राइट्स हमारे यहाँ पर हैं। इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चर एजुकेशनल राइट 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। ठीक है। अब यहाँ पे इन राइट्स का आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन राइट्स का क्या मिलेगा, डेफिनेशन देखने को, कि आखिर जो मेन है वो कौन कौन से डेफिनेशन हमारे जो है वो आर्टिकल्स में दिए। जैसे 12 आर्टिकल में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि हमको स्टेट का मतलब मालूम होगा तभी जाकर हम लोग ये राइट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे कि किनके खिलाफ ये अवेलेबल था। देन वी हैव लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी अगर कानून एफआर के साथ इनकंसिस्टेंट रहता है तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अलाउड नहीं है कि कोई कानून बनाकर एफआर छीन सके। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बराबर अपॉर्चुनिटी मिले सरकारी नौकरी के समय 16, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन 17, टाइटल्स का एबॉलिशन 18। ये आर्टिकल 5 जो है वो राइट टू इक्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में 6 तरह का राइट है, अभी आगे देखेंगे कौन कौन से 6 राइट्स है।
देन 20 में अगर कोई भी आदमी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और सजा की बात आ रही है, कन्विक्शन साबित करने की बात आती है, तो उनके पास क्या क्या अधिकार है 20 में। 21 कहता है सिंपल, आपको जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A बाद में ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट से, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन। और 22 राइट टू फ्रीडम का आखिरी आर्टिकल, जब आपका अरेस्ट होता है या आप डिटेन किए जाते हैं तब आपको कौन कौन से अधिकार रहेंगे। देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 23 और 24 आता है। 23 दो चीज को बैन कर रहा है, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो बंधुआ मजदूरी जैसा चीज और मानव तस्करी, ये दोनों को बैन करता है 23। 24 क्या करता है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर देता है और ये कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स में तो प्रोविजन कुछ और है, फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस, कानून लाकर इसको अब किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया गया है। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 25 कहता है हर एक इंसान को धर्म से रिलेटेड 4 अधिकार रहेंगे। एक कंसाइंस का मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर एक्शन लेने का, दूसरा आपको क्या कहते हैं उसको प्रोफेस का मतलब किसी दूसरे को बताओ कि हम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, आप बता सकते हैं, अब आप उसके लिए चाहे तो उससे रिलेटेड कोई सिंबल को कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। फिर हमारे पास प्रैक्टिस, धर्म से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं उसको प्रैक्टिस करो, और प्रोपगेट मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 26 में ये रिलीजियस ग्रुप्स को अधिकार मिला है कि आप अपने धार्मिक जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो खुद बनाइए, प्रॉपर्टीज अक्वायर कीजिए, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करिए, अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करिए, ये 26 में दिया हुआ है। 27 कहता है किसी धर्म के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लग सकता, और 28 कहता है जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो धार्मिक इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 और 30। 29 कहता है कि अगर कोई भी इंसान के पास उसका अपना यूनिक कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, तो वो उसको कंजर्व करे ताकि प्रोटेक्ट हो सके उनके इंटरेस्ट को। और इसके सेकंड क्लॉज में है एडमिशन को रोकने की बात हो रही है कि भेदभाव एडमिशन के समय नहीं होना चाहिए, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे खासकर। और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो सब अपने पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर चला सकते हैं, जैसे जामियाज का एक एग्जांपल है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है। 5 तरह का रिट्स, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है कि आप मेरे सामने किसी ऐसे इंसान को पेश करो जो इंसान को इलीगली कोई अरेस्ट या डिटेन किया हुआ है। मैंडमस होता है कि जब कोई लीगल ड्यूटी करने से कोई अफसर जो है वो मना कर दे रहा है, अधिकारी मना कर दे रहा है, तो उसको कोर्ट ऑर्डर देगा कि तुम करो ये काम। प्रोहिबिशन होता है कि जब कोई भी लोअर कोर्ट किसी केस में आगे बढ़ जाता है, जो उस केस उसको देखने का पावर नहीं था, तो उससे ऊंचा वाला कोर्ट जो होगा वो उसको प्रोहिबिशन जारी करके रोक देगा और सही जुरिडिक्शन वाले कोर्ट को केस ट्रांसफर कर देगा। सर्ट्योररी क्या है, अगर कोई भी कोर्ट अपने पावर के बियॉन्ड जाकर कोई एक्शन, कोई फैसला सुना दे भी देता है, तो उस ऑर्डर को क्वेश्चन करके नए सिरे से कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट वो काम कर सकता है। और को वारंटो है, उसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर या पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उससे ये पूछाएगा कोर्ट कि आपकी क्या अथॉरिटी थी कि आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो, क्या आप सही कैंडिडेट थे, क्या आपने फ्रॉड से नहीं किया अज्यूम, ये सारा कुछ क्यू वारंटो में देखने को मिलेगा। ये कुछ एक्सेप्शन वाला पार्ट था 31A, 31B और 31C, जो तीनों लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से। आपको बस बता देते 31B में क्या इंपॉर्टेंट है। 31B 9 शेड्यूल के साथ आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, और ये कहता है कोई भी कानून या रेगुलेशन अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली लैंड रिफॉर्म्स के कानून लाकर इसी में प्लेस कर देते थे ताकि कोर्ट इसको देख नहीं सके, ठीक है। ये बस दोनों आपको 31B याद रखिएगा। 33 कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए जो एफआर से वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, जैसे आर्मी वालों, तो जो आर्मी के मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं मिल सकता,
ठीक है, तो ये चीज आपको पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसा मॉडिफाई करने का। 34 कहता है अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगाओ, क्या लगाओ, मार्शल लॉ लगा हो, तो उस केस में वहां पर एफआर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मार्शल लॉ होता है मिलिट्री का एक टेक ओवर टेम्पररी, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना उनका पर्पस रहता है। और 35 कहता है कि जो भी एफआर खुद से अपने आप से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, तो उनके लिए कानून जो बनाना पड़ेगा वो कानून केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। एक एग्जांपल समझिए, कहा गया अनटचेबिलिटी अबॉलिश रहेगा और उसका प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में मना है। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया तो उस कारण से जो डिसेबिलिटी होगी किसी को, वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो अब ऑफेंस में पनिशमेंट क्या देना है ये पता ही नहीं, कानून चाहिए इसके लिए। तो कानून ये केवल कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स का ओवरव्यू हुआ। कुछ आर्टिकल्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी स्लाइड्स में जो डिटेल है वो आप देख लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आर्टिकल्स में आने से पहले कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स देख लेते हैं जो स्टेटमेंट में बनाकर पूछ सकता है आपसे पीपीएससी, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा। एफआर के ऊपर टोटल अभी हम लोग 15-16 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और वही स्टेटमेंट आपको दे देगा। जैसे लास्ट ईयर भी पूछा था ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज नॉट अ बार, ये सब ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है भाई। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझिएगा, अपने आप के कॉन्टेक्स्ट में मत सोचिएगा कि हाँ हमको तो राइट मिल रहा है तो पॉजिटिव, स्टेट को नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव। ऐसा नहीं। स्टेट को जो भी प्रोविजन है स्टेट के पावर को बढ़ाएगा या स्टेट को कोई भी तरह का पावर देगा, वो पावर गलत ही क्यों ना हो, वो पॉजिटिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम बार बार फिर समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्टेट को कोई प्रोविजन पावर देता है तो वो पॉजिटिव है। वो पावर हो सकता है गलत हो, इसीलिए भी आई ऑलवेज से कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग सही और गलत। इट इज ऑलवेज लीगल और इलीगल, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सिंपल यहां समझिएगा कि जैसे स्टेट को अगर पावर मिला कि आप भेदभाव करो दो लोगों के बीच में, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, जो कि स्टेट को पावर मिला था। गलत चीज है लेकिन पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, और स्टेट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता है एफआर, तो नेगेटिव तो होगा ही। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब होता है कि एफआर जो है वो कंडीशनल है, क्वालिफाइड नेचर के हैं। अगर इन पे चाहे तो स्टेट क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है कि आप किसी को डिफेम मत करो। ठीक है, जस्टिसिएबल मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं, और आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो हाई कोर्ट। मोस्ट आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से आपको बचाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि एक आम इंसान के खिलाफ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनटचेबिलिटी हो गया, तो कोई नॉर्मल आदमी भी आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट का मतलब ये हुआ, सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। एफआर का अमेंडमेंट हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। और दूसरा परमानेंट नहीं है, चूंकि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया तो आपको राइट्स हट भी सकते हैं। फिर सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राइट्स बाकी उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो सकता है। कमेंट करिएगा ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है, पढ़ाया जी हमने। वैरिंग स्कोप में क्या आता है कि बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, मतलब इनफैक्ट सारे ही अधिकार समझिए, जो सिटीजन्स को तो है ही, बहुत सारे अधिकार एलियंस को भी मिलता है। एलियंस मतलब नॉन सिटीजन, फॉरेनर्स को। लेकिन 5 ऐसा आर्टिकल है जो केवल सिटीजन तक ही सीमित है, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है, और वो है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, कुछ और प्रोविजंस इसके स्कोप को कम कर देते, जैसे हम बताएं 31B अभी, और ये सारा चीज हम बता चुके हैं मार्शल लॉ वाला। सिग्निफिकेंस पे आते हैं तो इंडिविजुअल लिबर्टी का बेडरॉक है, रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिशमेंट करता है, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करता है,
सोशल इक्वालिटी और डिग्निटी का फाउंडेशन तैयार कर रहा है, सेकुलरिज्म को इंडिया में क्या कहते हैं स्टैब्लिश करता है, और स्टेट का आर्बिट्रेरीनेस को चेक करता है कि वो कुछ भी मनमानापन ना कर सके, क्योंकि एफआर क्या कर रहा है, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है लोगों को अधिकार देकर। तो जब स्टेट लोगों को अधिकार दे रहा है संविधान स्टेट के अगेंस्ट, तो उसका आर्बिट्रेरीनेस यानी उसका मनमानापन चेक हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स हम लोग को देखना था। यहाँ पे आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, बस आप यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि जो भी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट भारत का होगा, स्टेट का गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर होगा, लोकल बॉडीज और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में बॉडीज हैं वो सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, मतलब इनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो। और बाकी अथॉरिटीज को समझने के लिए यहाँ पे अजय हसिया के अंदर क्राइटेरिया दे दिया गया, हालांकि ये पीटी में नहीं पूछेगा उतना डिटेल में। ठीक है, आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है, तो बीसीसीआई या एनसीईआरटी ये दोनों स्टेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 13 की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि 13 आर्टिकल में हम लोग दो डॉक्ट्रिन को देखते हैं, वो डॉक्ट्रिन का मीनिंग बस जान लीजिएगा, एक्लिप्स और सेवरेबिलिटी। अगर कोई कानून संविधान के पहले का एफआर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा तो जितना दूर कॉन्फ्लिक्ट है उतना दूर पे एक्लिप्स लग जाएगा, उसको वॉइड कर देंगे, मतलब इनएक्टिव कर देंगे। 13 क्लॉज 1 ये कहता है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट अगर संविधान लागू होने के बाद कोई कानून ऐसा बना दे जो एफआर को वायलेट कर रहा हो, तो जितना दूर तक वायलेशन होगा वो भी पार्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेवरेबिलिटी में इसमें उसको डेड कर देते हैं हमेशा के लिए जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है वो हमेशा के लिए सिवियर मतलब काट देना, अलग कर देते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। और लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। 13 क्लॉज 4 आर्टिकल जो है वो एक क्लैरिफिकेशन देता है। क्लैरिफिकेशन ये है कि हम लोग नॉर्मल कानून के द्वारा एफआर को नहीं वायलेट कर सकते या रिस्ट्रिक्ट कर सकते ना, लेकिन मान लीजिए संविधान में अमेंडमेंट करके एफआर के स्कोप को कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये क्लैरिफिकेशन 13 क्लॉज 4 में यही दिया हुआ है जो 24th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था कि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं या 368 के अंदर उन पर आर्टिकल 13 का ये दोनों जो रूल था वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देन वी हैव 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हम लोग ब्रिटेन से लिए, और ये रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है। ये कहता है कि कोई भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए फेवर में, सब आदमी बराबर ट्रीट होगा कानून की नजर में। ठीक है, और ये रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है सिंपल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऑन द अदर हैंड सेज, ये अमेरिका से लिया हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करो लेकिन केवल इक्वल सर्कमस्टांसेस में। अगर सर्कमस्टांसेस ही इक्वल नहीं है तो आप बराबर ट्रीटमेंट करके जस्टिस सर्व नहीं कर सकते। तो ये यूएस से लिया गया, कहा लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। लेकिन जो इक्वालिटी बिफोर लॉ लिए थे वो कहां से लिए, रूल ऑफ लॉ, उसका एक एलिमेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ ही है, ये देखिए। और ये एवी डाइसी के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, एवी डाइसी के द्वारा, उनके किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अंदर कहा गया कि 3 एलिमेंट मिलकर रूल ऑफ लॉ बनाता है, जिसमें हमारे देश में 2 एलिमेंट अप्लाई होता है। एक एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, जिसका मतलब कोई भी इंसान को बिना कानून के उल्लंघन के पनिश नहीं किया जा सकता, बिना कानून के उल्लंघन के पनिश नहीं किया सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो कि वही कोर्ट्स उनका भी केस देखेगा जो बाकी लोगों के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट में मैटर सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा वही कहता है कानून उस केस में सबके लिए बराबर रहेगा, जो भी उस देश का कानून है वो हर किसी के लिए मिलना चाहिए बराबर। तीसरा एलिमेंट हमारे यहाँ लागू नहीं होता है, वो है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। नहीं, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी है संविधान का। ठीक है, ये ध्यान देना है। कुछ एक्सेप्शन आर्टिकल 14 के आपको पूछ सकता है। 361 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट गवर्नर को इम्यून बनाता है, टर्म के दौरान ना अरेस्ट हो सकते हैं वो, ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, उनको उनके ऑफिशियल एक्ट के लिए कभी भी कोई कोर्ट में केस नहीं होगा। और तीसरा कि अगर सिविल प्रोसीडिंग शुरू भी करना है तो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको भी प्रिविलेज मिला हुआ है, वो कुछ भी अगर बोलते हैं करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उसके लिए कोई कोर्ट में केस नहीं होगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स को हमारे यहाँ पे उनके ऊपर केस नहीं चला सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान देना एक्सेप्शंस के बारे में। आर्टिकल 15
ये याद कर लीजिएगा बस, 5 ग्राउंड के बेसिस पर केवल, ओनली वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इसके अलावा कोई भी और ग्राउंड अगर आ जाएगा, जैसे हाइट आ गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या स्टेट हाइट के बेसिस पे दो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओनली इन 5 ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे नहीं कर सकता क्या भेदभाव स्टेट। ठीक है। और 15 क्लॉज 2 जो स्पेसिफिक एरियाज में बताता है, कोई बार, पब्लिक रेस्टोरेंट, इसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 क्लॉज 3 जो है एक्सेप्शन के रूप में है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप महिला और बच्चों के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके, वल्नरेबिलिटी से बचाया जा सके। 15 क्लॉज 4 ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। ठीक है। देन वी हैव 15 क्लॉज 5 जो एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है उनके लिए रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, और ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक्सटेंड होगा, ये 15 क्लॉज 5 के थ्रू दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्लॉज 6 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। तो अगला है हमारा आर्टिकल 16 जहां पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस, मतलब सरकारी नौकरी के समय बराबर मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। और यहाँ जो ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के लिए बोला गया है वो 5 नहीं 7 ग्राउंड है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स तो वहां भी था, यहां पर आ जाएगा डिसेंट और रेसिडेंस एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। अब आर्टिकल 16 में ये तो हमने कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन आएगा, जैसे रेसिडेंस कंडीशन लगा सकता है कौन? केवल पार्लियामेंट। फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन 16 क्लॉज 4 में दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे SC ST को पहले और मंडल कमीशन के बाद OBC को रिजर्वेशन मिला। 4A में दिया हुआ है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 4B में पिछले साल की वैकेंसीज को आगे फॉरवर्ड करके भी आप दे सकते हैं उस कैटेगरी वालों को। 16 क्लॉज 5 कह रहा है रिलीजियस ऑफिस अगर कोई होल्ड करना है, जैसे मान लीजिए शाही इमाम ऑफ जामा मस्जिद, तो वो उस धर्म का आदमी होना जरूरी है, ये कंडीशन लग सकता है, इसको भेदभाव नहीं बोलेंगे। और EWS रिजर्वेशन नौकरी में 16 क्लॉज 6। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज समझना है हम लोगों को कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 335 आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो भी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनको ध्यान में रखना है जब नौकरी देना होगा। तो SC ST तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी और भी तो क्लासेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं एफर्ट्स लिए गए। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बना था काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर कमीशन। इनका रिपोर्ट लेकिन रिजेक्ट हो गया था, तो स्टिल सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको लीड किए थे BP मंडल, और उसी को मंडल कमीशन बोलते हैं। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे कहा गया कि 50% मतलब 27% आरक्षण अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे दो, टोटल रिजर्वेशन 50 हो जाएगा। SC ST को पहले से मिल ही रहा था। लेकिन ये सारा कुछ जो बदलाव किया गया ना, वो कोर्ट में चैलेंज हुआ इंदिरा साहनी केस में, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं, जहां कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। मंडल कमीशन जो है 1979 में बना, 1980 में रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन ये लागू हुआ 1990 में VP सिंह के द्वारा। तो ये कमीशन बनाया था मोरारजी देसाई ने, लेकिन ये लागू कराया था इसको 23% रिजर्वेशन किसने? VP सिंह ने 10 साल के बाद। और फिर इसके 1 साल के बाद नरसिम्हा राव और 2 बदलाव कर दिए इसमें, तो इसीलिए ओवरऑल चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट में इसे जजमेंट दिया कि बैकवर्ड क्लास के अंदर आप जो भी लोग एफ्लुएंट फैमिली से आ रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट लाए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करो और इनको बाहर करो। दूसरा 50% कैप लगा कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता अनलेस कुछ इमरजेंसी हो। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, जो भी आपको बताया। प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन बाद में आप देखें ना मिल गया है ऑलरेडी। इसके बाद
यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक और चीज था, एंड दैट वाज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये भी इंदिरा साहनी केस में रिकमेंड किया गया था। और 1993 में पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बना कानून के द्वारा, और 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट से ये बन गया है एक संवैधानिक बॉडी। ठीक है, तो ये था आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना, और बाद में 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण नौकरी में दे दिया गया। आर्टिकल 19 जो मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर 6 तरह के अभी राइट्स हैं, 6 तरह के फ्रीडम है, ये याद कैसे करना है। तो सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी बोलते हैं, आपको उसका आज़ादी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा आज़ादी रहेगा। ठीक है, जो भी आप कुछ चाहें तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है, अब आपको अपने आप को जब कुछ एक्सप्रेस करना है तो यू विल नीड एन असेंबली टू एड्रेस इट, असेंबली होगा तभी सुनेगा। तो इसीलिए दूसरा अधिकार क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, लेकिन ये असेंबली का क्या होना जरूरी है, पीसफुल होना जरूरी है। ठीक है, बिना हथियार के पीसफुल असेंबली होगी, दूसरा अधिकार। तीसरा, अब असेंबली में यानी कि आप एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ग्रुप्स बन सकता है, तो इसीलिए तीसरा अधिकार मिलता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि आप एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव इसका निर्माण इसको बना सकते हैं। ठीक है, चौथा होता है कि एसोसिएट करने के बाद लोग मोबिलिटी करते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये मूवमेंट कहाँ पे, भारत की टेरिटरी के बीच में, बाहर नहीं, भारत की टेरिटरी के अंदर मूवमेंट का अधिकार यहाँ पे मिलता है आपको। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो पांचवा, जब आप कहीं मूवमेंट करते हैं तो आपको मन करेगा कि आप वहां पे रुक जाएं, तो रिसाइड करने का या सेटल होने का अधिकार। और लास्ट, वहां पर जाकर फिर आप अपना जीवनी यानी कि लाइवलीहुड चला सके, तो वहां पे ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन का अधिकार। इसमें ई के बाद जी में एफ याद रखिएगा, पहले था प्रॉपर्टी, कि आप किसी जगह पे सेटल हो रहे हैं तो वहां प्रॉपर्टी भी ले सकते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया था किससे, 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जिस दिन फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू प्रॉपर्टी हटा, ये भी हट गया। ठीक है, तो 6 फ्रीडम अभी मिल रहे हैं आपको। और इन 6 फ्रीडम्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे आर्टिकल्स आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, किस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है वो यहाँ पे समझाया गया। देखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) में था, इस पर रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में लगता है। ये पूछ सकता है, ये वाला क्लॉज वाला पार्ट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम पूछें स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे किन ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो आप देख रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है ना, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब ग्राउंड पे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 19(1)(a) की जो हम बात करते हैं यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बहुत इवॉल्व कराया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आता है, तो अलग अलग केसेस में ये हुआ है। जैसे रमेश थापर में फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिजोय इमैनुअल में कहा गया राइट टू रिमेन साइलेंट, एडीआर केस में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, नवीन जिंदल में राइट टू अनफर्ल्ड नेशनल फ्लैग, अनुराधा भसीन में राइट टू इंटरनेट, ये हम लोग 19 में ऐड किए। इसके बाद आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 में 3 तरह का अधिकार दिया गया है किसी भी इंसान को, जिस इंसान का कन्विक्शन कोर्ट में चल रहा है, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है और उसकी सजा अब तय की जानी है। तो कोई भी इंसान का केस चल रहा है और उसकी सजा तय की जानी है, तो उसके पास 3 अधिकार मिलते हैं। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब इसका सिंपल, क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कोई भी क्रिमिनल कानून को पीछे जाके लागू नहीं करा सकते, ये ध्यान दीजिएगा। 20 क्लॉज 1, जिस दिन ये कानून आएगा उस दिन और उसके बाद के चीजों पे लागू होगा, एक्ट्स पे लागू होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए, एक सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट करके पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश लिखा हुआ है ना, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का प्रोसिक्यूशन हुआ मतलब ट्रायल चला और वो पनिश नहीं हुआ है, तो दोबारा ट्रायल चलाकर पनिश कर सकते हैं, क्योंकि एंड है और नहीं है। ठीक है, और 20 क्लॉज 3 कहता है, यहाँ पे ये नो डबल जियोपार्डी में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कोई इंसान अगर करप्शन यानी कि घूस लेते हुए पकड़ा जाता है और उसको सपोज 5 साल का जेल होता है, तो उसको नौकरी से भी डिसमिस करेंगे।
तो ये नहीं हो सकता कि 2 पनिशमेंट हो गया, ये बात नहीं है। जो नौकरी से डिसमिस हुआ है वो डिपार्टमेंटल एक्शन है, जुडिशियरी की तरफ से एक ही सजा मिलेगी और वो 5 साल का जेल था, वो अलाउड है, ठीक है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब सिंपल, जो अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे, शिया वाला जो केस था, केतन और चेतन वाला, कि लाइट डिटेक्टर का डिमांड कर रहे हैं कि पूछना पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी इंसान को 20 क्लॉज 3 कहता है, नो पर्सन अक्यूज्ड एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए कंपेल या मजबूर किसी को भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हैंड जो थंब इम्प्रेशन होता है, हैंड राइटिंग सैंपल होता है, आपका ब्लड सैंपल होता है, विथ परमिशन कुछ केसेस में डीएनए सैंपल भी वो लिया जा सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन को एड करता है, दैट इज नॉट अ बार, ठीक है। और यहाँ पे वही लाइट डिटेक्टर वाला जो पार्ट है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट दोज टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड। उन अक्यूज्ड का कंसेंट है तभी टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा कि जब कभी भी उस टेस्ट को कंडक्ट कराया भी जाएगा तो वो रिपोर्ट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री और एडिशनल एविडेंस, मेन एविडेंस की तरह यूज नहीं हो सकता, ठीक है। आर्टिकल 21, कोई भी इंसान को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करेंगे अनलेस वहां पे क्या एग्जिस्ट करता हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब कर सकते हैं अगर क्या हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, देखिए 3 पॉइंट समझ लीजिए। मामला कोर्ट में गया, जैसे हमको कोई अरेस्ट करेगा तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो कोर्ट में मामला गया। अब कोर्ट वहां पे क्या देखेगा, 3 चीज। पहला, क्या कोई कानून था और उस कानून को बनाया गया था सही अथॉरिटी के द्वारा, ये पहला चीज। दूसरा, कानून में क्या कोई प्रोसीजर दिया गया था हमको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरा, क्या वो प्रोसीजर पुलिस ठीक से फॉलो किया, यानी एग्जीक्यूटिव ठीक से फॉलो किया है कि नहीं। जैसे अरेस्ट वारंट लेकर अरेस्ट करना था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गलत हुआ। तीनों चीज अगर सही है तो आपका अरेस्ट सही माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक कमी थी कि यहां पर ये हम लोग इम्प्लिसिटली मान के चल रहा है कोर्ट कि कानून तो ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव से कुछ गलती बस रोक चेक कर रहा था। बट इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द लॉ इटसेल्फ इज अनफेयर, अनरीजनेबल, नॉट जस्ट। तो दैट मीन्स कि यहां पर कानून के फेयरनेस को चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का मनमानापन तो चेक हो रहा है, लेजिस्लेचर का नहीं हो रहा है। इसीलिए यहां से पहुंच गए कहां पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये कंप्लीट हो जाता है। जुडिशरी वहां पर कानून के फेयरनेस को भी चेक कर लेती है और वहां पे जुडिशरी अप्लाई करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर। वही चीज यहाँ पे आपको दिया गया है, गोपालन केस प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहले बार में 1950 में कोर्ट नहीं माना इस बात को, बट 1978 में मान लिया। और जब मान लिया तो इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा, आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ जाएगा। और ये बढ़ने का प्रमाण यहाँ पे आपको दिख सकता है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग राइट्स को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया है, जैसे राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी में, ट्रैवल अब्रॉड मेनका गांधी में। ये आपको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। देन वी हैव 21A व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। सो राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे तो ये शुरुआत से नहीं था। आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी में है उसमें कहा गया था कि जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनका एजुकेशन फ्री में देने का कोशिश स्टेट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, तो मोहिनी जैन केस और साथ ही साथ जो हमारा उन्नी कृष्णन केस है, ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट हैज केम अप विद दैट फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए पहले एक कमेटी बना तापस मजूमदार, और उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में 21A ऐड कर दिया गया और कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे का एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री में सरकार प्रोवाइड कराएगी सरकारी स्कूलों में, ठीक है। अब इसके बाद इसी चीज को लागू करने के लिए 2009 में आया आरटीई एक्ट, और ये फाइनली इस चीज को लागू कर दिया। जैसे सरकारी स्कूल में तो कर ही दिया, बट साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट कहा इन लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए
SC ST डिसेबल्ड और OBCs के लिए, और उन सीट्स पर स्कूल उनसे पैसा नहीं लेगी, सरकार उस स्कूल को कॉम्पनसेट कर देगा प्राइवेट में भी। ठीक है, तो ये RTE एक्ट के थ्रू कवर किया गया। यही दोनों केसेस हैं जो मेजरली आपके यहाँ राइट टू एजुकेशन को लेकर आते हैं। देन वी हैव आर्टिकल 22 दैट इज द लास्ट राइट इन राइट टू फ्रीडम, जो कहता है जब आपका अरेस्ट या डिटेंशन होता है, कोई भी केस में आपका अरेस्ट या डिटेंशन होता है, तो उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस या राइट्स अवेलेबल हैं। नाउ द डिटेंशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का डिटेंशन हम लोग देखते हैं। पहला होता है प्यूनिटिव, जहां पर कोई भी एक ऑफेंस या कोई एक्ट कमिट हो चुका है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको अरेस्ट करने जाती है। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव, जहां पर एक सस्पिशन है कि आप शायद कोई एक्ट कमिट कर सकते हैं जो ऑफेंस है, तो आपको पहले ही डिटेन कर दिया जाएगा ताकि आप ऐसा कुछ ना कर सकें। तो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में 4 अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको अरेस्ट से पहले 2 अधिकार है। पहला अधिकार है आपको पुलिस ग्राउंड बताएगा अरेस्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनली आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट। दूसरा, आप अपने पसंद के लॉयर को कॉल करेंगे बिफोर अरेस्ट, ये दोनों अधिकार हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अधिकार अरेस्ट के बाद है, एक है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जुडिशियल, उसके सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको पेश करेगी, जिसमें ट्रैवल टाइम काउंट नहीं होगा। और अगर मजिस्ट्रेट ने एक्सटेंशन नहीं बोला कस्टडी का, तो फिर उस केस में आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकता विदाउट द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। तो ये 4 अधिकार आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में मिलता है। लेकिन अगर कोई आदमी एनिमी एलियन है, मतलब ऐसे देश का नागरिक था, वो नागरिक ऐसे देश का था जहां भारत अभी युद्ध पे है या पहले युद्ध पे रहा है इसके साथ, उन लोगों को, और जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हुआ और इसमें क्या प्रोविजंस है? शक के बेसिस पे आप अरेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि 3 महीने से ज्यादा कोई आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, मतलब 3 महीना अलाउ है। इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर एक एडवाइजरी कमेटी अलाउ कर दे तो। दूसरा, डिटेनी जो है उसको 2 अधिकार और मिलेगा, बट वो भी स्पेसिफाइड नहीं है। पहला, उसको अपने अरेस्ट का वजह जानना का अधिकार होगा, लेकिन वो भी दिया हुआ है एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब समय नहीं है। हम लोग जैसे देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे प्यूनिटिव में कि अरेस्ट के पहले ग्राउंड बताना है, यहाँ पर लिखा है एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा, अपना केस को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करने का भी अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। यहाँ भी स्पेसिफाइड नहीं कि कब आपका केस रखा जाएगा। तो ये डिटेनी के राइट्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। देन वी हैव 23, जहां हम बताएं 2 चीज को बैन करना है, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। 24 में चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है। ठीक है, 25 में आपको बताएं 4 अधिकार लोगों को मिलता है, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज सुनो और धर्म चुनो। प्रोफेस, लोगों को बताओ कि हमारा धर्म ये है। प्रैक्टिस मतलब उस धर्म से जुड़े हुए चीजों को फॉलो कीजिए, और प्रोपगेट मतलब धर्म का प्रचार करो। 26 में ये अधिकार जो आपको दिया जाता है वो रिलीजियस ग्रुप्स को मिलता है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। आपको बस इतना जान लेना है, जितने भी धर्म के प्रैक्टिसेस हैं या रिचुअल्स हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांट दो, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। सुप्रीम कोर्ट कहता है केवल यही बचा हुआ में इसी को प्रोटेक्शन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। और ये आया था सिरूर मठ केस में। ठीक है, आर्टिकल 30, 27, 28 हम वहां समझा दिए थे, 29 भी समझाए थे। 30 में क्या है, माइनॉरिटीज को अधिकार मिलता है कि आप अपने पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करो और चलाओ। जैसे जामिया चलता है ना, सेंट स्टीफेंस, यहाँ सेंट माइकल, ये सब माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वहां पे सरकार का रोल यहाँ पे बहुत मिनिमाइज रहता है। ठीक है, तो ये उनको आर्टिकल 30 में अधिकार है। और एक इंपॉर्टेंट राइट उनको मिला हुआ है, एंड दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ठीक है, ये वाला। यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सबके लिए तो हट गया, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए ऐड हुआ था उसी 44 से। और ये कहता है अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो इतना अमाउंट जरूर उनको मिलना चाहिए कि वो कहीं और इस्टेब्लिश होकर चला सके। तो मतलब इनको फंडामेंटल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, 32,
आर्टिकल 32 जो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। 4 प्रोविजन है। पहला, ये अधिकार गारंटीड है सुप्रीम कोर्ट जाने का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करने के लिए, एफआर को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी कर सकता है 5 तरह का जो हम बताएं। तीसरा, पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी रिट जारी करने का पावर एफआर के लिए दे सकता है बिना सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किए हुए। और चौथा, अनलेस संविधान कहता हो, ये अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकता भारत में। ठीक है, और यही आपको रेट से हमारे हेबियस कॉर्पस, जहां पे आप कोई आदमी इलीगली डिटेन अगर होता है तो उसका बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है कोर्ट। मैंडमस, कोई भी अधिकारी अगर अपना लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको वो करने के लिए बोला जाएगा कंपलसरी। प्रोहिबिशन में रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है या फॉरबिट किया जाता है क्या करने से, किसी भी कोर्ट को आगे बढ़ने से जो उसके जुरिडिक्शन का केस नहीं था उसमें। सर्ट्यूररी में अगर केस का फैसला भी आ गया तो उसको क्वेश कर दिया जाएगा। और को वारंटो में आपकी अथॉरिटी पूछी जाती है पब्लिक ऑफिशियल से कि क्या आप इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए लेजिटिमेट कैंडिडेट थे कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी रेट जारी कर सकता है, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो केवल एफआर तक इन्वॉल्व, ये क्या कहते हैं, कंसर्न है, जबकि हाई कोर्ट किसी और भी राइट्स के लिए रेट जारी कर सकता है। टेरिटोरियल स्कोप सुप्रीम कोर्ट का वाइडर होगा पूरे देश के लिए, जबकि वो एक स्टेट जुरिडिक्शन में। और अधिकार का नेचर की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट खुद ही है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रेट जारी करने, मतलब पिटीशन एक्सेप्ट करने से हाई कोर्ट मना कर सकता है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नाउ डीपीएसपी। सो अब हमने देखा था कि सप्रू कमेटी जो थी उसने 2 कैटेगराइजेशन कर दिया था, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। तो जो भी नॉन जस्टिसिएबल राइट्स थे वही डीपीएसपी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किए गए आयरलैंड से इंस्पिरेशन लेते हुए। 36 से 51, जिसमें 36 और 37 जो है, 36 में स्टेट का डेफिनेशन है जो हमने वहां देखा था वही यहाँ पे आएगा। 37 कहता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल होंगे लेकिन देश के गवर्नेंस में फंडामेंटल रहेगा और स्टेट को इसको लागू करना कंपलसरी रहेगा। तो ऐसे इसके मीनिंग को समझ लीजिए सिंपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट पॉलिसी बनाते समय जिन प्रिंसिपल्स को एज अ डायरेक्शन यूज करेगा वही यहाँ पे दिया हुआ है। संविधान ने इन प्रिंसिपल्स को कोई तरह का कैटेगराइजेशन नहीं किया, यही इवोल्यूशन है जो हम लोग बात कर ली ऑलरेडी। किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन संविधान ने नहीं किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने इन पर्टिकुलर जितने भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको कंटेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किया है एज सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इनमें से कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा गांधीयन, इनमें से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है। एग्जाम में भी ऐसे पूछता है। तो इसीलिए आपको अब सोशलिस्ट आर्टिकल जो है वो एक साथ दिया गया, 38 आता है, 39A से लेकर F तक। फिर वी हैव 39A, देन वी हैव 41, 42, 43 का फर्स्ट पार्ट, 43A और 47 का फर्स्ट पार्ट। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आते हैं। आपको इनको याद कर लेना है, एक एक बार टाइटल देख लीजिए, बस ये वाला कॉलम याद कीजिएगा। तो 38 कहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी। 39A कहता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। B कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। D कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर मेन एंड वुमेन। E कहता है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर और F कहता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 कैपिटल A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 का फर्स्ट पार्ट कहता है लिविंग वेज और वर्कर्स का डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 43A कहता है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में और 47 कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, हेल्थ इंप्रूव करो और साथ ही साथ न्यूट्रिशन का लेवल को भी बढ़ा दो लोगों का। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ। गांधीयन में आता है आर्टिकल 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो। 43 का सेकेंड पार्ट कहता है कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन करो गांव में। 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन करो। 46 कहता है जितने भी शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शंस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। 47 का सेकंड पार्ट कहता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग है उसको बैन कर दो। 48 का सेकंड पार्ट काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है। ये गांधीयन प्रिंसिपल हुआ। देन वी हैव लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, 44 यूसीसी। 45
अब चूंकि 45 में हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि पहले लिखा था 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, अब तो ये एफआर में आ गया तो 45 चेंज हो गया। और अब ये कहता है 6 साल से कम के बच्चा के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 48 का फर्स्ट पार्ट कहता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करो। देन 48 ए कहता है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करो। 49 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। 50 talks about separation of judiciary from executive and 51 talks about international peace and security। ये सब हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो गए। इनको अच्छे से कैटेगराइजेशन के साथ याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछेगा दो तरह से। पहले गांधीयन में कौन कौन सा आर्टिकल आता है और दूसरा कौन कौन सा आर्टिकल का क्या टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन या आप कंपैरिजन एफआर और डीपीएसपी का देख सकते हैं, नेगेटिव है या बेसिकली नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और ये सिर्फ पॉजिटिव। ये जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, ये कम्युनिटी के लिए। इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हुआ, इसका सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हुआ। ठीक है, अब एफआर और डीपीएसपी के बीच का रिलेशन इवॉल्व हुआ एक समय समय पे। शुरुआत में एफआर डीपीएसपी को लेकर चंपाकम दुराराजन केस में कहा गया, दोनों में अगर देखेंगे तो एक चूंकि जस्टिसिएबल है तो इसको थोड़ा सा पोजीशन ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन गोलकनाथ केस में एफआर को सैक्रोसैंक्ट बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को बिल्कुल सबऑर्डिनेट कर दिया। लेकिन जब 25th अमेंडमेंट एक्ट ने 31C ऐड किया तो यहां पर एक बैलेंस बना कि दो डीपीएसपी 39B और C अगर लागू करना है तो वो एफआर में 14, 19 और 31 के ऊपर सुपरसीड कर सकता है, तो एक को इक्वल फेज आया। लेकिन 42वें अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, 42nd अमेंडमेंट से 31C के स्कोप को बढ़ाकर 39B और C नहीं केवल कहा गया ऑल डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी 14, 19 और 31 से ऊपर सुपरसीड कर सकते हैं। इस चीज को वापस मिनर्वा मिल्स केस में कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब आगे कुछ स्टेज नहीं आएगा। इन दोनों के बीच का जो हार्मनी है, जो उसी के बेडरॉक पे संविधान टिका हुआ है, एंड दिस हार्मनी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब कोई झंझट नहीं। तो करंट पोजीशन क्या है, एफआर जस्टिसिएबल है तो ऑब्वियस बात उसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन डीपीएसपी में 39B और C को लागू करने जाएंगे तो एफआर के ऊपर वो प्रेसिडेंस ले लेगा, एफआर में 14, 19 और 31। ठीक है, ये आपको करंट स्टेटस है। और यहां पर दोनों के बीच का हार्मनी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो पार्ट 4 के बाहर भी दिए हुए हैं, जैसे कि 335 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला, प्रमोशन वाला, रिजर्वेशन वाला टाइम बताए थे आपको। 350A कहता है कि कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप का अगर बच्चा है तो उसका प्राइमरी एजुकेशन उसके मदर टंग में प्रोवाइड कराएगा स्टेट। और 351 कहता है कि यूनियन जो है वो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन को करेगा, हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन करेगा ताकि एक समय आने पर हिंदी पूरे देश में यूज हो सके। तो ये था डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। 10 कुछ टर्म्स डीपीएसपी के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए हैं जो कि आपसे पूछ सकता है, जैसे कि केटी शाह ने कहा है एक ऐसा बैंक का ये चेक है कि जब बैंक चाहेगा तभी उससे पैसा निकलेगा। ठीक है, नसरुद्दीन ने कहा कि एक नए साल का रिजोल्यूशन है जो अगले दिन जनवरी के दूसरे दिन टूट जाता है। तो ये आपको टर्म्स जो है वो याद कर लीजिएगा। केसी वियरे ने कहा है मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये शुरुआत से हमारे संविधान में नहीं थे, दे वर एडेड लेटर, और इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। किससे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था, यूएसएसआर से इंस्पिरेशन लेते हुए। और पार्ट 4A में ऐड हुआ आर्टिकल 51A, जहां पर 10 ड्यूटी ओरिजिनली था। 10 ड्यूटी का अगेन टाइटल बस देखना है। पहला, संविधान का अबाइड करना और नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट। दूसरा, नोबल आइडियल जो इंस्पायर किया फ्रीडम स्ट्रगल को, उसको चीयर करिए। तीसरा, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट। चौथा, देश को डिफेंड करिए और जरूरत पड़ने पर सर्विस देने के लिए तैयार रहिए। पांचवा, प्रोमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और कोई भी तरह का डाइवर्सिटी है उसको छोड़ते हुए आप ब्रदरहुड प्रमोट कीजिए। महिलाओं के खिलाफ अगर आप कोई डेरोगेटरी प्रैक्टिस है उसको छोड़ दीजिए। देन छठा, हमारे जो कंपोजिट कल्चर है उसका रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करिए। सातवां, एनवायरमेंट, रिवर, लेक, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशन दिखाइए। देन अगला हमारा है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए। देन
प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करके वायलेंस से दूर रहना है। 10वां है अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाइए ताकि देश कॉन्स्टेंटली राइज कर सके। और 11वां है कि आप, जो कि बाद में ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट से, और ये बात करता है कि इस चीज के बारे में कि अगर आपका 6 से 14 साल तक का कोई वार्ड है 6 to 14 ईयर्स का, तो आप उसके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, क्योंकि अब सरकार तो स्कूल फ्री में प्रोवाइड करा रहा है एजुकेशन, बट अब गार्जियन का भी जिम्मेदारी है उसको स्कूल के रिलेटेड चीज़ों की सुविधा दिलाना, तो ये उनका ड्यूटी हो गया। ये ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट से ही। तो अभी 11 ड्यूटीज टोटल हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये ओरिजिनली नहीं थे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए थे? सरदार स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वरण सिंह कमेटी ने 8 ड्यूटीज सजेस्ट किया था, लेकिन पार्लियामेंट ने 10 ऐड किया। दूसरा, कमेटी ने 2 और चीज सजेस्ट किया था, एक तो ड्यूटी टू पे टैक्स, और दूसरा अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो पेनाल्टी। ये दोनों ही एक्सेप्ट नहीं हुआ था। 11वां ड्यूटी ऐड हुआ 86 अमेंडमेंट से, ये हम बताए थे। और ये कहां से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से, ये भी अभी ने डिस्कस किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगर देखते हैं तो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। केवल किसके लिए है? नागरिकों के लिए, ओनली फॉर सिटीजन्स, किसी और को इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनके लिए मस्त नहीं होगा। और अगर बात करें हम लोग तो एक कमेटी बनी थी वर्मा कमेटी, उसने ये आइडेंटिफाई किया था कि ऑलरेडी बहुत सारे ड्यूटीज हमारे देश में है जो वो लागू हो रहे हैं। ठीक है, और वही सारे ड्यूटीज के बारे में अगर देखेंगे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये नेशनल एंथम, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरेस्पेक्ट को पनिश करता है। यही चीज आइडेंटिफाई किया था किसने? वर्मा कमेटी ने। तो आपको याद रखना है, वर्मा कमेटी अगर पूछ दिया कि किससे रिलेटेड है तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। फिर यहां तक, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर मैराथन सीरीज। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट से, सॉरी अमेंडमेंट वाला पार्ट पहले कर लेंगे, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट वगैरह के पास जाएंगे, पार्लियामेंट, जुडिशियरी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, जरूरत पड़ा तो एक और सेशन देखेंगे, कर देंगे उसको, ताकि आप चंक्स में अच्छे से इसको कवर कर सके। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड टिल 112 पेज। ओके, कोई भी कमेंट अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, देन वी विल रिज्यूम इट ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।